हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता। मेरा नाम है अभिषेक। तो ये अपर पीसीएस प्रीलिम्स के लिए और आर ओ एडवोकेट जनरल के लिए जो 3 अप्रैल को और 27 मार्च को जो पेपर है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है, रिवीजन सीरीज। इसमें हम क्विक फैक्ट्स देख रहे हैं, जो फैक्ट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं, पूछ सकते हैं उसमें से कुछ भी। तो बहुत क्विक रिवीजन के लिए, जिससे कि आप एक बार इसको पढ़ लेंगे तो बस आपका रिवीजन हो जाएगा। इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा अंत तक। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऐसे होंगे जो आपको हेल्प करेंगे एग्जाम में, जो आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं या पूछ सकते हैं वे लोग, और आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी रिवीजन में। तो इससे पहले 9 वीडियोस आ चुकी हैं, ये डे 10 की वीडियो है, तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा। सभी वीडियोस को पूरा अंत तक देखिएगा, जिससे कि आपका हर टॉपिक कवर हो जाए। और जितने भी मिसलेनियस टॉपिक्स हैं, यानी कि जो रैंडम टॉपिक्स होते हैं, उनमें से जो भी सवाल आपका एग्जाम में आएगा वो सारे सवाल आपके हो जाएंगे। स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूँगा गाइस कि अगर आपने लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता का फ्री टेलीग्राम चैनल भी है, तो इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। इसको ज्वाइन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस पर क्विजेज़ आ रही हैं और जितना भी कंटेंट है, यानी कि जो पिक्स के थ्रू आपको इन्फॉर्मेशन देनी है, तो वो सब चीज़ उसमें दी जा रही है। लोअर पीसीएस मेंस के लिए जो क्वेश्चंस होते हैं वो सब वहाँ पे दी जाते हैं, तो इसको ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है। तो इसको जरूर ज्वाइन कर लेना। और अभी भी टाइम है, जो स्टूडेंट चाहते हैं, जैसे 8 दिन करीब बचे हैं, 9 दिन करीब बचे हैं एडवोकेट जनरल के लिए, और 14-15 दिन बचे हैं अपर पीसीएस के लिए। तो जो स्टूडेंट चाहते हैं कि अभी भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, वो टेस्ट सीरीज के थ्रू अपनी जो परफॉर्मेंस है उसको क्विक रिवीजन कर सकते हैं। अपनी परफॉर्मेंस को क्विक चेक कर सकते हैं वाया टेस्ट सीरीज। तो चाहे तो आप एडवोकेट जनरल के लिए भी टेस्ट सीरीज ले सकते हैं और अपर पीसीएस के लिए भी ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, सारा कंटेंट इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में है, तो आप जो जिस भी लैंग्वेज के आप स्टूडेंट हो उसको एक बार आप उसमें पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। मैं आपको एक बार समझा देता हूँ, बाकी आप सब चीज़ें एक बार रिवीजन करने के लिए इस वीडियो को चाहे तो 1.5 स्पीड पे, 1.75 स्पीड पे देख लीजिएगा, नहीं तो ये PDF ले लीजिएगा, PDF में पढ़ लीजिएगा। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे लिख रहा है कि टोटल नंबर ऑफ ग्लेशियर्स। देखिए, तो ग्लेशियर्स कितने हैं पूरी गंगा बेसिन में, वो है 968। ये इंपॉर्टेंट बात है, सवाल पूछा सकता है आपसे कि कितने ग्लेशियर्स हैं गंगा बेसिन में, तो वो 968 हैं। विद द ग्लेशियर कवर्ड एरिया कमिंग टू अबाउट 2850 स्क्वायर किलोमीटर, इतना एरिया ग्लेशियर्स ने घेर रखा है, जो कि अपना में 8% है टोटल बेसिन एरिया का। गंगा का जो टोटल बेसिन है उसका 8% हिस्सा जो है वो 968 ग्लेशियर्स ने कवर कर रखा है। जो सबसे ज़्यादा ग्लेशियर हैं 407, वो अलकनंदा नदी के बेसिन में है, और सबसे कम जो है वो यमुना नदी के बेसिन में है, 52। तो ये लिस्ट, ये देखिए, सेम चीज़ इंग्लिश में हिंदी में लिखी हुई है, इस बार एक बार आप पढ़ लेना। और ये टेबल देख लीजिए एक बार। तो भागीरथी नदी में सबसे ज़्यादा ग्लेशियर्स हैं, भागीरथी नदी में 238 हैं, सबसे ज़्यादा हैं अलकनंदा में, अलकनंदा में सबसे ज़्यादा हैं 407। ये इंपॉर्टेंट बात है। फिर कालीगंगा या घाघरा में 271 है, यमुना में 52 है, और टोटल 968 है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि जो कितने ग्लेशियर्स है गंगा बेसिन में, 968। ये फिगर आपको ज़रूर ध्यान रखनी है। उसके बाद बात आती है कुछ इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स जो हैं कुमाऊं रीजन के और गढ़वाल रीजन के, तो ये देख लेते हैं। तो एक है कफनी ग्लेशियर बागेश्वर में है। फिर मैकतोली ग्लेशियर, ये भी बागेश्वर में। मिलम ग्लेशियर पिथौरागढ़ में। नामिक ग्लेशियर पिथौरागढ़ में। पिंडारी ग्लेशियर बागेश्वर में। उसके बाद आता है रलम ग्लेशियर पिथौरागढ़ में। सुंदरदुंगा बागेश्वर में। और दूनगिरी ग्लेशियर ये अल्मोड़ा में। तो ये इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स हैं कुमाऊं के। और इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स गढ़वाल के देख लेते हैं। बंदरपुंज ग्लेशियर ये उत्तरकाशी के हैं। चोराबारी जो है ये तो रुद्रप्रयाग में है। केदारनाथ में इसमें जो 2013 में जो आपदा आई थी वो यहीं पे आई थी। उसके बाद दोकरियानी ग्लेशियर उत्तरकाशी में। गंगोत्री ग्लेशियर उत्तरकाशी में। खतलिंग टिहरी में। नंदा देवी चमोली में। सतोपंत ग्लेशियर चमोली में। भागीरथी खरक ग्लेशियर चमोली में। और त्रिपुरा बामा ग्लेशियर चमोली में। तो जानते हैं ज़्यादातर जो ग्लेशियर्स है वो आपको कहाँ मिलेंगे गढ़वाल रीजन के, वो आपको चमोली डिस्ट्रिक्ट में मिलेंगे। यही सेम चीज़ हिंदी में भी लिखी हुई है कि उत्तराखंड के जो कुमाऊं क्षेत्र के महत्वपूर्ण हिमनद हैं, ग्लेशियर्स हैं, और जो गढ़वाल क्षेत्र के, हिंदी में यहाँ पे लिखा हुआ, तो एक बार उसको पढ़ लेना जो हिंदी वाले स्टूडेंट्स होंगे। उसके बाद बात करते हैं कि सियाचिन जो है जम्मू कश्मीर में। अब जम्मू कश्मीर में ना होके ये सियाचिन जो है, आप देखेंगे अगर नया मैप देखें तो जम्मू कश्मीर ना होके लद्दाख हो गया है। ये आपको लद्दाख के आसपास एरिया मिलेगा। नियर द काराकोरम पास इज द लॉन्गेस्ट ग्लेशियर इन इंडियन हिमालयाज। तो इंडियन हिमालयाज का ये लॉन्गेस्ट ग्लेशियर है। ये 78 किलोमीटर लॉन्ग है। तो सबसे लंबा ग्लेशियर अगर आपसे पूछा जाएगा तो सबसे लंबा ग्लेशियर कौन है, सबसे लंबा ग्लेशियर सियाचिन है, 78 किलोमीटर लंबा है। एंड द सोर्स फॉर द नुब्रा रिवर, नुब्रा नदी का ये सोर्स है। दैट वाटर्स द नुब्रा वैली नियर ले इन द ट्रांस हिमालयाज, लेह के पास ही बहती है। द वाटर्स ऑफ द नुब्रा ड्रेन इनटू द शोक रिवर एंड देन इनटू द इंडस। तो जो वाटर है नुब्रा नदी का वो शोक रिवर में गिरता है, और शोक नदी का पानी जो है वो इंडस नदी में गिरता है। तो इस तरह से पानी चलता है। ये बस ये ध्यान रखिएगा कि अभी थोड़ा चेंज हो गया, तो सियाचिन जम्मू कश्मीर में ना होकर लद्दाख में पहुंच गया है। ये सेम चीज़ हिंदी में लिखी हुई है। मिलम और गंगोत्री जो है ये मेजर ग्लेशियर्स हैं उत्तराखंड के। मिलम कुमाऊं हिमालयाज में है,
ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द ईस्टर्न स्लोप्स ऑफ द त्रिशूल। जो रिवर गौरी गंगा है उसका सोर्स यहाँ से है। 30 किलोमीटर लंबा है गंगोत्री ग्लेशियर। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, गंगोत्री ग्लेशियर की लंबाई कितनी है, 30 किलोमीटर है। ये उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में है उत्तराखंड के। ये प्राइमरी सोर्स है फॉर द होली गंगा। और गोमुख जो है वो गंगोत्री ग्लेशियर का स्नाउट है। एंड इट इज़ फ्रॉम हियर दैट द भागीरथी, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट स्ट्रीम्स ऑफ द गंगा, फ्लो डाउन टू द टेम्पल टाउन ऑफ गंगोत्री एंड बियॉन्ड। तो गंगोत्री से नीचे जो निकलती है भागीरथी नदी निकलती है। ग्लेशियर की कई सारी ट्रिब्यूटरीज हैं, यानी कि छोटे ग्लेशियर्स हैं, जैसे तो रक्तावर्ण है, चतुरंगी है, सतोपंथ है, कीर्ति ग्लेशियर्स हैं। ये कुछ ग्लेशियर्स हैं इसके। जो रिवर यमुना है, यमुना नदी का जो ओरिजिन है वो बंदरपुंज ग्लेशियर से है, जस्ट अबव यमुनोत्री, यानी यमुनोत्री से ऊपर है। द अलकनंदा हैज़ इट्स सोर्स इन द अलकापुरी ग्लेशियर अबव बद्रीनाथ। जो अलकनंदा नदी है उसका जो सोर्स है वो अलकापुरी ग्लेशियर से है, बद्रीनाथ के ऊपर। द रिवर मंदाकिनी हैज़ इट्स सोर्स इन द सुमेरु ग्लेशियर। इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि कौन सी नदी का सोर्स क्या है, सब पता होना चाहिए, एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो यमुना नदी का सोर्स है बंदरपुंज ग्लेशियर यमुनोत्री से ऊपर। अलकनंदा नदी का सोर्स है अलकापुरी ग्लेशियर बद्रीनाथ के ऊपर। और जो मंदाकिनी नदी है उसका सोर्स है सुमेरु ग्लेशियर केदारनाथ मंदिर के ऊपर। तो सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जो भारा शिगरी ग्लेशियर है वो चंद्रा वैली में है, लाहौल हिमाचल प्रदेश में। ये चिनाब नदी को फीड करती है। जेमू ग्लेशियर सिक्किम में है। और जो कंचनजंगा, इट इज़ द बेस एट द कंचनजंगा। जो कंचनजंगा पीस है उसका बेस है। एंड इज़ वन ऑफ द सोर्सेज फॉर द तीस्ता दैट जॉइंस द ब्रह्मपुत्र। तो जेमू ग्लेशियर से तीस्ता नदी निकलती है। ये इंपॉर्टेंट बात है कि तीस्ता नदी कहाँ से निकलती है, जेमू ग्लेशियर से निकलती है। उसके बाद ये देखिए, ये उत्तराखंड का फिजिकल मैप है। इस पर देखते हैं कि जो पासिस हैं, ये कौन कौन से पासिस कहाँ से जाते हैं, यानी कि दर्रे जो होते हैं उसकी हम बात करें तो कि ये तो बंदरपुंज ग्लेशियर यहाँ से निकल रही है। उसके बाद ये सतोपंथ ग्लेशियर है, ये जास्कर रेंज है। तो जास्कर रेंज आ गई यहाँ पे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये दूनगिरी है, नंदा देवी, नंदाकोट, ये सब हाथी पर्वत, ये सब तो माउंटेन पीक्स हैं। पासिस देख लेते हैं, पासिस कहाँ से हैं। एक तो ये है थागला पास, माना पास, नीति पास, महरीला, फिर क्योगाड़ पास, कुंगरी बिंगरी पास, मांगशा धूरा और लिपुलेख पास। अब ये सवाल जो आते हैं इसमें कैसा आ सकता है कि आपसे वेस्ट टू ईस्ट लगवाने के लिए आ सकता है। पश्चिम से पूर्व लगाइए इन पासिस को, यानी दर्रों को, या ईस्ट टू वेस्ट लगाइए, यानी कि पूर्व से पश्चिम की तरफ लगाइए। तो आपको ये ध्यान होना चाहिए इनका सीक्वेंस क्या है। तो इनका सीक्वेंस यही है, थागला पास सबसे पश्चिम में है और लिपुलेख पास सबसे पूर्व में है, सबसे ईस्ट में है। और आप इनको लेफ्ट टू राइट यानी कि वेस्ट टू ईस्ट अरेंज कर सकते हैं। तो थागला पास, फिर माना पास, फिर नीति पास, मारहिला, फिर क्योगाड़ पास, कुंगरी बिंगरी पास, मांगशा धूरा और लिपुलेख पास। तो ये इसका सीक्वेंस है, इनको जरूर ध्यान रखिएगा। उसके बाद बात आती है रिवर्स की। अगर इसमें रिवर्स देखेंगे तो इधर से स्टार्ट करते हैं, वेस्ट से ईस्ट की तरफ अगर हम चलें तो रिवर्स जो हैं वो कैसे कैसे आएंगी। सबसे पहले आती है यमुना, फिर कोसी, फिर सोंग नदी है, सुसवा नदी है यहाँ पे, फिर ये भागीरथी है, भिलंगना है, गंगा, अलकनंदा। नीचे लिख भी रखा है कि क्या वेस्ट टू ईस्ट क्या सीक्वेंस रहेगा। पहले एक बार मैं आपको मैप में दिखा रहा हूँ, उसके बाद फिर हम नीचे देखेंगे सीक्वेंस में। उसके बाद मंदाकिनी, अलकनंदा, रामगंगा, पिंडर, नंदाकिनी और धौलीगंगा। तो ये रिवर्स को अगर मैं वेस्ट टू ईस्ट लगाऊँ तो कैसे बनेगी बात। तो देखिए इसको इस तरह से आप देखिए, सबसे वेस्ट में है यमुना, फिर सोंग नदी, फिर कोसी नदी, फिर सुसवा नदी है, फिर भागीरथी है, भिलंगना है, गंगा है, मंदाकिनी, अलकनंदा, धौलीगंगा, नंदाकिनी, रामगंगा और पिंडर नदी। तो ये वेस्ट टू ईस्ट का सीक्वेंस है। एक बार आप इसको देख लीजिएगा, जिससे कि आपको फिगर के साथ देख लेना वेस्ट टू ईस्ट का सीक्वेंस। तो इससे जो भी सवाल आपके एग्जाम में आ सकता है कि भाई इन नदियों को वेस्ट टू ईस्ट लगाइए या ईस्ट टू वेस्ट लगाइए, वो आप लगा सकते हैं। उसके बाद बात आती है डिसकंटिन्यूटी की। देखिए ज्योग्राफी का एक डिसकंटिन्यूटी टर्म होता है, यानी कि जो 3 लेयर्स हैं पृथ्वी के अंदर, क्रस्ट, मेंटल और कोर, यानी कि जो भूपर्वटी है, फिर मेंटल है और फिर कोर है। तो वो जो क्रस्ट, मेंटल, कोर है उसमें किस किस तरह से जब हम क्रस्ट से मेंटल की तरफ जाते हैं तो क्या होता है, बीच में एक डिसकंटिन्यूटी आती है, असंबद्धता आती है, इस तरह से हिंदी में बोलते हैं, असंबद्धता आती है। तो उसके कुछ नाम हैं, तो वो नाम पता होने बहुत ज़रूरी है क्योंकि उनके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। तो वो देख लेते हैं। तो अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच में, यानी कि क्रस्ट, शुरू में जो क्रस्ट है यानी कि भूपर्वटी है, वो शुरू की 30 किलोमीटर की जो लंबाई होती है, जो चौड़ाई है धरती की, मोटाई जो है 30 किलोमीटर की, उसमें क्रस्ट होता है। तो जो वो 30 से 40 किलोमीटर की क्रस्ट है उसको भी 2 पार्टों में डिवाइड कर दिया गया है, अपर क्रस्ट में और लोअर क्रस्ट में। तो वहाँ पे जो डिसकंटिन्यूटी है उसको कॉनराड डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। उसके बाद फिर लोअर क्रस्ट में देखिए, सबसे ऊपर अपर क्रस्ट हो गई, उसके नीचे लोअर क्रस्ट हो गई, फिर लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल। अब देखिए जो मेंटल है उसको भी 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, अपर मेंटल और लोअर मेंटल। तो अपर मेंटल और लोअर क्रस्ट
इन दोनों के बीच में मोहो डिसकंटिन्यूटी है। उसके बाद फिर अपर और लोअर मेंटल के बीच में रेपिटेड डिसकंटिन्यूटी है। फिर जो लोअर मेंटल है और कोर, फिर कोर को दो में डिवाइड कर दिया गया है, आउटर कोर और इनर कोर। तो जो आउटर कोर है और लोअर मेंटल है उसके बीच में गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं, बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। और जो आउटर कोर और इनर कोर के बीच में जो डिसकंटिन्यूटी है वो लेहमैन डिसकंटिन्यूटी है। तो ये आपको बताना चाहिए कि अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच में कोनराड, फिर लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल में मोहो, अपर और लोअर मेंटल में रेपिटी, उसके बाद फिर जो लोअर मेंटल है आउटर कोर है गुटेनबर्ग और आउटर कोर और इनर कोर में लेहमैन। तो ये डिसकंटिन्यूटीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको पढ़ लीजिएगा, ध्यान रख लीजिएगा कि किस किस तरह से डिसकंटिन्यूटीज़ हैं। एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं इससे, ये वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंदर हिस्सा आता है, वहाँ पे सवाल पूछे जा सकते हैं। उसके बाद आती है कि जो हमारे ग्रासलैंड्स हैं, जो ग्रासलैंड्स हैं किस जगह पे किस ग्रासलैंड को क्या कहा जाता है, ये आगे हिंदी में भी लिखे हुए हैं, तो अभी आप देखते चलिएगा। एशियन यूरोप, देखिए एशिया में और यूरोप में हम क्या बोलते हैं, स्टेपीज़ बोलते हैं और टैगा बोलते हैं। नॉर्थ अमेरिका में प्रेरीज होते हैं, साउथ अमेरिका में पंपास है, लानोस है, सिराडोज है, फिर अफ्रीका में सवान्ना और वेल्ड्स हैं, ऑस्ट्रेलिया में रेंजलैंड है और डाउन्स हैं। तो देखिए कहाँ कहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये है ग्रासलैंड्स ऑफ द वर्ल्ड, तो इसमें देखिए ये इंग्लिश में लिखा हुआ है यहाँ पे और यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है। तो इनको देखते हैं कि जो स्टेपीज़ हैं वो हम बोलते हैं यूरोप में और नॉर्थ एशिया में, पुस्टास बोलते हैं हंगेरी में, प्रेरीज यूएसए में, पंपास अर्जेंटीना, वेल्ड साउथ अफ्रीका में, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में, कैंटरब्यूरी प्लेन्स जो हैं वो आपको न्यूजीलैंड में मिलेंगे, सवाना अफ्रीका में मिलता है और ऑस्ट्रेलिया में मिलता है, और जो टाइगा है वो यूरोप में मिलता है और एशिया में मिलता है। तो ये ग्रासलैंड्स हैं दुनिया की, सेम चीज़ हिंदी में लिखी हुई है, तो एक बार आप इसको पढ़ लीजिएगा। देखिए नेक्स्ट आता है फिर नो योर नॉइज़ में से अगर हम देखें तो ये इंपॉर्टेंट पिक है, यहाँ तक कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पिक है, इसको जरूर देखिएगा। देखिए कभी कभी सवाल ऐसे पूछे जाते हैं कि जो भी चीज़ें होती हैं उसमें कितनी आवाज़ आती है, यानी कि ह्यूमन ईयर जो है वो कितनी आवाज़ सुन सकता है, 10 डेसिबल 20 डेसिबल जैसे आवाज़ सुनते हैं हम, तो किस चीज़ की गिरने की कितनी आवाज़ होती है, तो वो देखते हैं। जो हियरिंग थ्रेशोल्ड है, जो नॉर्मल हियरिंग साउंड की जो होती है वो तो 0 डेसिबल पे है, अगर हम डेसिबल की बात करें। उसके बाद जैसे जब पेड़ हिलता है, जब पत्तियां हिलती हैं, तो पत्तियों हिलने की जो आवाज़ आती है वो कितने डेसिबल पे आवाज़ होती है, 10 डेसिबल पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले देखा गया है कि पहले भी एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं, आगे भी एग्जाम में सवाल पूछे जा सकते हैं। उसके बाद जब हम फुसफुसाते हैं, विस्परिंग करते हैं, यानी कि जब हम किसी के कान में कुछ फुसफुसाते हैं, तो वो जो आवाज़ होती है वो कितने डेसिबल की आवाज़ होती है, तो वो 20 से 30 डेसिबल के बीच की आवाज़ होती है। जब हल्की हल्की बारिश पड़ती है उस टाइम पे 40 डेसिबल की बारिश होती है। जब ऑफिस में सब लोग बिल्कुल शांत होकर बैठे होते हैं उस टाइम पे 50 डेसिबल की बात होती है। नॉर्मली जब हम बातचीत करते हैं आपस में वो 60 डेसिबल में बात होती है। जब हम टॉयलेट फ्लश करते हैं या वैक्यूम क्लीनर की जो आवाज़ आती है वो 70 डेसिबल में मतलब आवाज़ आती है उसमें। हैवी ट्रैफिक या नॉइजी रेस्टोरेंट है, बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है, कहीं पे ट्रैफिक हो रहा है, तो वहाँ पे 80 डेसिबल। एक वेल्डर हो गया, जब वो काम कर रहा होता है तो 90 डेसिबल में आवाज़ आती है। उसके बाद जो हैंड हेल्ड ड्रिल हो गया या चेन सॉ है वो 100-110 डेसिबल में हो गया। उसके बाद जैक हैमर है वो 120-130 डेसिबल में हो गया। अब धीरे धीरे जो आवाज़ की जो नॉइज़ है वो बढ़ती जा रही है, जिससे कि आपके कानों पे भी बहुत फ़र्क पड़ेगा। उसके बाद जो लाइव रॉक बैंड होता है, यानी कि जो म्यूज़िक शोज़ होते हैं, वहाँ पे जो आवाज़ आ रही होती है बहुत ज़्यादा, वो 130 डेसिबल्स पे होती है। उसके बाद जब फाइटर जेट जब लॉन्च होता है या पटाखे होते हैं जब वो बजते हैं, फायरवर्क्स होता है, तो 150 डेसिबल के आसपास है। फिर शॉट गन ब्लास्ट यानी कि जब बंदूक चलती है तो 160 डेसिबल, और जब रॉकेट लॉन्च होता है उस टाइम पर बहुत तेज़ आवाज़ होती है, 180 डेसिबल की उसकी आवाज़ होती है। तो मेन आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है एक तो जब विस्परिंग हम करते हैं उसमें कितनी आवाज़ होती है, उसमें 20 से 30 डेसिबल के आसपास। जब पत्तियां हिलती हैं तब 10 डेसिबल। लाइट रेन में 40 डेसिबल, यानी कि आप 100 डेसिबल तक ध्यान रख लीजिएगा। और एक 180 डेसिबल भी याद रख लीजिएगा कि जो रॉकेट लॉन्च होता है उस टाइम पे सबसे ज़्यादा आवाज़ होती है 180 डेसिबल की, जो कि अपना में बहुत ज़्यादा है। नॉर्मल कॉन्वर्सेशन में 60 डेसिबल है। आप इतना ध्यान रख लेंगे, इससे कोई भी सवाल बनेगा, अगर इससे कोई भी सवाल बनता है आवाज़ के ऊपर तो वो आप कर पाएंगे, वो आपका हो जाएगा। नेक्स्ट आता है स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हिंदी में भी लिख रखा है, इंग्लिश में भी है, देख लेते हैं। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर का मतलब ये है कि जहाँ पर ऐसी खेती होती है कि वहाँ से पहले ज़मीन का जो पैच है, जो फॉरेस्ट में जंगलों में जो ज़मीन का पैच है उसको पहले साफ़ किया जाता है। वहाँ पे जो पेड़ पौधे होते हैं उनको जो जनजाति होती है, ट्राइबल लोग होते हैं, उसको साफ़ कर देते हैं, और उसके बाद फिर वहाँ पे खेती की जाती है। उसको फिर कुछ टाइम के बाद वापस से छोड़ दिया जाता है, जब वहाँ पे जो उसकी मिट्टी की जो फर्टिलिटी है वो ख़त्म हो जाती है। तो भारत में उसको अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम से पुकारा जाता है, और इसी तरह से पूरी दुनिया में अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। तो किस जगह पे किस नाम से पुकारा जाता है, ये सवाल एग्जाम में पूछ ले जाते हैं, ज्योग्राफी का सवाल बनता है इससे, तो उसको देख लेते हैं। सबसे बड़ी बात है झूम कल्चर। ये तो आपको सबको पता होगा कि झूम कल्चर जब बोलते हैं, झूमिंग बोलते हैं, ये कहाँ पे है, ये जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं भारत के, असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, वहाँ पे बोला जाता है। पमलो जो बोला जाता है वो मणिपुर में बोला जाता है, यानी कि झूमिंग जो है वो मणिपुर में नहीं बोला जाता है, इतना ध्यान रखना है।
दीपा बोला जाता है बस्तर में, छत्तीसगढ़ में और अंडमान निकोबार आइलैंड्स में। बेवर या दहिया बोला जाता है एमपी में। ओडू या पेंडा बोला जाता है आंध्र प्रदेश में। पामादाबी या कोमान या बिंगरा सब उड़ीसा में बोले जाते हैं। कुमार वेस्टर्न घाट्स में। वालरे या वॉल्ट्रे ये साउथ ईस्टर्न राजस्थान में बोले जाते हैं। उसके बाद कही जो है वो हिमालयन बेल्ट में कही होता है, और कुरोवा जो है वो झारखंड में। यानी कि होती सब जगह स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर ही है, लेकिन अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम से इसको बुलाया जा रहा है। ये तो है सिर्फ भारत की बात, पूरी दुनिया में कहाँ कहाँ पे किस किस नाम से बुलाया जा रहा है वो देख लेते हैं। तो मिल्पा कहा जाता है सेंट्रल अमेरिका और मैक्सिको में। कोनुगो कहा जाता है वेनेजुएला में। रोका कहा जाता है ब्राज़ील में। मसूल कहा जाता है सेंट्रल अफ्रीका में। लडांग इंडोनेशिया में और रे वियतनाम में। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, सेम चीज़ हिंदी में भी लिखी हुई, तो एक बार इसको पढ़ लेना आप कि अलग अलग जगहों पे ये अलग अलग कहा जाता है। रे वियतनाम में, ये इंपॉर्टेंट है, सवाल पूछ सकते हैं। एक मिल्पा बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें से, लडांग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हालांकि है तो ये 5 ही हैं, इन सबको आप ध्यान रख लेना। लेकिन ज़्यादातर जो सवाल पूछे गए हैं अब तक वो मिल्पा और लडांग से पूछे गए हैं, आगे भी सवाल से पूछे जा सकते हैं, बाकी आपको 5 ध्यान रखने हैं। और इंडिया वाले क्या हैं, इंडिया वाले भी ध्यान रख लीजिएगा कि इंडिया में किस जगह पे क्या क्या बोला जाता है। उसके बाद आती है क्लासिकल डांस की। तो क्लासिकल डांस बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन से क्लासिकल डांस हैं और वो कौन रिकॉग्नाइज़ करता है। संगीत नाटक अकेडमी उसको रिकॉग्नाइज़ करती है और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर आते हैं। तो कौन सा जो क्लासिकल डांस है वो कहाँ पे डांस किया जाता है, यानी कि कहाँ पे परफॉर्म होता है, किस स्टेट का है वो, तो ये हमें पता होना चाहिए। टोटल कितने हैं, टोटल 8 हैं, ये ध्यान रखना है हमको कि टोटल 8 हैं क्लासिकल डांस, और कहाँ कहाँ पे हैं। तो देखिए भरतनाट्यम जो है वो तमिलनाडु का है, कत्थक उत्तर प्रदेश का है। कत्थक इंपॉर्टेंट है, कत्थक के जो इस टाइम पे प्रोपोनेंट थे आप बताएंगे, उनकी डेथ हुई है अभी रिसेंटली फरवरी के मंथ में। तो कौन थे वो, मतलब पंडित बिरजू महाराज। चलो मैं बता देता हूँ आपको कि पंडित बिरजू महाराज थे, वो कत्थक के प्रोपोनेंट थे। बहुत ज़्यादा क्लासिकल डांस जो कत्थक था वो उन्होंने फेमस किया था यूपी वगैरह के एरिया में। तो उनकी हाल ही में डेथ हुई है, तो उनके ऊपर सवाल बन सकता है, या क्लासिकल डांस के ऊपर सवाल बन सकता है, क्योंकि वो क्लासिकल डांस कत्थक से बिलोंग करते थे। नेक्स्ट आता है कथकली। कथकली केरला में है। कुचिपुड़ी जो डांस होता है वो आंध्र प्रदेश में होता है। उड़ीसी नाम से पता चल रहा है उड़ीसा का है। सैट्रिया जो है वो असम का है। मणिपुरी मणिपुर से है। और मोहिनी अट्टम जो है वो केरला से है। तो ये डांस फॉर्म्स हैं, क्लासिकल डांस हैं, 8 क्लासिकल डांस हैं। संगीत नाटक अकेडमी उसको रिकॉग्नाइज करती है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर आता है। ये चीज़ आपको पता करनी है। और उसके बाद आता है क्लासिकल लैंग्वेज कि क्लासिकल लैंग्वेज कौन कौन सी हैं, यानी कि शास्त्रीय भाषाएं कितनी हैं। तो शास्त्रीय भाषाएं देखिए कितनी है, 1 2 3 4 5 6 हैं। और कौन कौन सी हैं वो ध्यान रख लीजिएगा। सबसे पहली जो हुई थी वो भी ध्यान रखना, और सबसे बाद में कौन सी हुई है वो ध्यान रख लीजिएगा। सबसे पहले जो क्लासिकल डांस डिक्लेयर हुई थी वो तमिल हुई थी। सॉरी, क्लासिकल लैंग्वेज, डांस नहीं, क्लासिकल लैंग्वेज जो सबसे पहले डिक्लेयर हुआ था वो तमिल था। कब डिक्लेयर हुआ था, 2004 में। नेक्स्ट संस्कृत 2005 में, कन्नड़ा 2008 में, तेलुगु 2008 में, मलयालम 2013 में और उड़िया 2014 में। जितनी भी क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं वो भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके 8वें शेड्यूल में 8 शेड्यूल में जो 22 लैंग्वेजेस हैं उनके अंडर ही सारी लैंग्वेजेस आती हैं, और सभी लैंग्वेजेस इसमें कवर्ड हैं जितनी भी भारत की क्लासिकल लैंग्वेजेस, यानी कि शास्त्रीय भाषाएं जो हैं बता रखी हैं। तो ये सभी हिंदी में भी लिखी हुई, तो इसको एक बार आप पढ़ लीजिएगा। इसमें सब हमारा कवर हो गया। लेकिन नेक्स्ट आता है एक ये और चीज़ देख लीजिए कि जो कैलेंडर है, कैलेंडर 2 तरह के कैलेंडर होते हैं, इनसे सवाल पूछ सकते हैं। एक आता है शक संवत और एक आता है विक्रम संवत। तो देखिए दोनों कैलेंडर्स क्या क्या हैं इनको देख लेते हैं, दोनों कैलेंडर्स में क्या डिफरेंस है, इसके ऊपर सवाल बनता है। पहली बात करते हैं कि ग्रिगोरियन कैलेंडर से। जो ग्रिगोरियन कैलेंडर कौन सा है, ग्रिगोरियन कैलेंडर वो है जो आजकल हम यूज़ करते हैं जनवरी फरवरी वाला, और जो 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक खत्म होता है कैलेंडर, उसको ग्रिगोरियन कैलेंडर कहा जाता है, जो जीसस क्राइस्ट के बाद शुरू हुआ। तो अब वो जो ग्रिगोरियन कैलेंडर है उसके हिसाब से शक संवत और विक्रम संवत कैसे है, तो उसको देखते हैं। ग्रिगोरियन कैलेंडर जब स्टार्ट हुआ होगा, यानी कि जब 0 AD या 1 AD रहा होगा, उसके बाद से 78 AD यानी 78 साल बाद जो शुरू हुआ वो शक संवत स्टार्ट हुआ। और ग्रिगोरियन कैलेंडर स्टार्ट होने से 57 साल पहले, 57 ईयर्स पहले जो स्टार्ट हुआ वो विक्रम संवत स्टार्ट हुआ। तो ये आपको जरूर ध्यान रखना है कि विक्रम संवत पहले स्टार्ट हुआ है, 57 BC से स्टार्ट हो गया ये, और जो शक संवत है वो 78 AD से स्टार्ट हुआ है। ये आपको ध्यान रखना है। किस चीज़ पे बेस्ड है ये, जब सहलीवान किंग थे 78 AD में, जब वे आए, जब उनका क्राउनिंग हुई तब शक संवत स्टार्ट हुआ। और ये माना जाता है कि जब विक्रमादित्य जीत गए थे, टू बी बेस्ड ऑन द क्राउनिंग ऑफ विक्रमादित्य ऑफ उज्जैन, जब उज्जैन में जब विक्रमादित्य जो राजा थे 56 BC में जब वो बैठे, तो उसके बाद उन्होंने 57 BC से विक्रम कैलेंडर उन्होंने स्टार्ट किया। कब स्टार्ट माना जाता है ये, गुड़ी पड़वे पे, जो गुड़ी पड़वा एक फेस्टिवल होता है तब होता है स्टार्ट, मार्च टू अप्रैल चलता है। और जो विक्रम संवत है वो दिवाली टू दिवाली चलता है, अक्टूबर टू नवंबर चलता है विक्रम संवत। फिर दूसरा नाम से अगर हम देखें तो इसको शक संवत से ही कहा जाता है। इसमें कई सारे नाम हैं, जैसे विक्रम संवत या विक्रम संवत, यानी
बोलने में लगभग लगभग एक जैसा से आएगा, विक्रम की जगह विक्रम बोल देंगे, तो इस तरह से इसको कहा जाता है। ये 135 साल छोटा है, 135 साल बड़ा है। ये भाई छोटा बड़ा किस तरह से आप इसका गैप देखेंगे, तो अगर आप 57 BC से 78 AD का गैप देखेंगे तो आप खुद ही आइडिया लगा लेंगे। देखिए 57 BC यानी जीरो से पहले है ये। अगर हम 0 AD की बात करें तो जीरो से पहले 57 है और जीरो के बाद 78 है। तो 57 में 78 जोड़ेंगे अगर आप तो 135 आ जाएगा। तो 57 और 78 में यानी कि इन दोनों सालों में, शक संवत में और विक्रम संवत में, सवाल ऐसे ही पूछ सकते हैं कि विक्रम संवत में और शक संवत में कितने सालों का गैप है, तो इन दोनों में 135 सालों का गैप है। ये सवाल भी आपसे पूछा जा सकता है। तो यही कुछ चीज़ें थी जो इसमें कवर करनी थी। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये, बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट है। इसको जरूर पढ़ लीजिएगा, जरूर रिवाइज कर लीजिएगा। इससे बहुत सारे सवाल हो सकते हैं कि आपके एग्जाम में आ जाएं, जो 27 मार्च को एग्जाम होने वाला है और जो आपका एग्जाम 3 अप्रैल को होने वाला है। बाकी आपको कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल को भी जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेना। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू एंड बाय बाय।